नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज से हम सभी लोग एक अपनी नई जर्नी केमिस्ट्री क्लास की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग अगर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या स्पेशली अगर बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो हम जो क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं इस टाइम पर वो लॉन्च किए हैं 12th की क्लास की केमिस्ट्री का स्पेशली। और ऐसा नहीं है कि केवल मैं 12th की क्लास को ही अटेंड करूंगा, मैं पूरा एनसीईआरटी आपको क्लियर करूंगा। और ऐसा ही नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे मैं उनको भी कराने की कोशिश करूंगा और आपको पीडीएफ सहित सारी चीज़ें, चाहे जो भी टॉपिक्स रहेगा, अपने हैंड रिटन का जो पीडीएफ रहेगा वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, आज की क्लास बस थोड़ा सा क्या है कि एक इंट्रोडक्शन की क्लास है और आज हम थोड़ा सा आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 12th की केमिस्ट्री में क्या क्या चैप्टर्स हैं, हमको किन किन चैप्टर्स को ज़्यादा ध्यान में रखना है। वैसे 12th की केमिस्ट्री आपको अगर क्लियर करना है तो मैं एक चीज़ आपको पहले से बता देता हूँ, आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप 12th की केमिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को भाई साहब 11th की केमिस्ट्री आनी चाहिए। अब जिन्होंने 11th की केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा है तो मैं एक बात आपसे यही कहूंगा, भैया कुछ टाइम निकाल के आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ लो। पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ सकते हो तो कुछ मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, जिससे 12th की केमिस्ट्री को समझने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत इजी वे में आप एक इजी लैंग्वेज में समझ सकते हो। जैसे मैं कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं। एक चैप्टर जैसे आप 11th की केमिस्ट्री में देखे होंगे, किसी बुक में लिखा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका नाम क्या होता है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, या किसी बुक में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आप क्लियर करिए। दूसरा एक चैप्टर है जिसे हम सभी लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है? केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर आपका जो है 12th की केमिस्ट्री के लिए, आप ऐसा बोल सकते हैं, जो चैप्टर्स का मैं नाम लूंगा ये केमिस्ट्री को इजी बनाने वाले चैप्टर्स हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा इनको रफली ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अगर आप 12th की केमिस्ट्री को अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। तीसरा मैं आपको चैप्टर्स बता रहा हूं, जरा आप देखिएगा। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा और स्पेशली जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, मुझे लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, या एटॉमिक रेडियस क्या है, ये सारी चीजें। फोर्थ एक चैप्टर मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूं, ये तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। और फिफ्थ चैप्टर आप थोड़ा सा देखेंगे, है तो बहुत बड़ा पार्ट है, जिसे हम कहते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि हम सभी लोगों की जो 12th की केमिस्ट्री है वो दो पार्ट में है, आप याद रखिएगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। जिसमें जो आपके पास पार्ट सेकंड है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर आप सभी लोगों का 11th का जीओसी एकदम क्लियर है तो इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर्स पढ़ लोगे तो आपका क्लियर होगा, कुछ और भी चैप्टर्स हैं, जैसे मैं बोल ही देता हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ या आयोनिक इक्विलिब्रियम हुआ। मतलब ये बताने से पहले इन सब चीजों को मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप याद रखिएगा कि अगर आप क्लास 12th की केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप 11th की केमिस्ट्री को पढ़िए, 11th की केमिस्ट्री को थोड़ी देर रिवाइज कर लीजिए, मैं यही एडवाइस करूंगा। और अगर नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको साथ में जहां टॉपिक आएगा 11th का, वहां बगल में थोड़ा सा बता दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। फिलहाल आप पढ़े रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिए, हाँ, एक बात और है, हम सभी लोग अब एक नए सिरे से आपके क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं और एक स्टार्ट क्लास को बहुत ही बेहतर बनाना हमारा सबका एक पूरा कर्तव्य है, क्योंकि काफी कुछ चीजों को हमको नया करना है। और पूरी की पूरी मैं एक बात बता दे रहा हूं कि अपनी हैंड रिटन नोट्स जो है उसका मैं पीडीएफ आपको समझाने चल रहा हूं। जो टॉपिक है उसको मैं आपको बताऊंगा। जैसे
अगर मुझे 12th की केमिस्ट्री में देखना है मुझे किन किन चैप्टर्स को पढ़ने हैं, तो उन चैप्टर्स की बात अगर करें तो ये चैप्टर्स आपके पास हैं, जिनमें 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट। और आज की क्लास में हम थोड़ा सा आपको सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमें पढ़ना कैसा है, ठीक है। दूसरा क्या है आपके पास, सॉल्यूशन है। तीसरा आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। चौथा आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स है। पांचवा आपके पास है सरफेस केमिस्ट्री। 6th चैप्टर जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, कहीं कहीं पे इसे मेटलर्जी नाम दिया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिएगा। 7th जो आपके पास चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। 8th चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप फर्स्ट चैप्टर से लेके 9 चैप्टर जो आपके पास हैं, आप देख लो टोटल कितने नंबर का है। आप ध्यान दीजिएगा, इतना आपके पास, ये मैंने नंबर भी दिखाया हुआ है, ये 23 नंबर के हैं और ये आपके पास 19 नंबर का है। अगर आप सभी लोग यहां पर थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको यहां समझ में आ जाएगा, ये आपका पार्ट फर्स्ट है केमिस्ट्री का, ये पार्ट फर्स्ट है। बात ध्यान दीजिएगा, पार्ट फर्स्ट का नाम है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप ऐसा नाम देंगे। जो आपके पास सेकंड जो बुक है, उस बुक को हम सभी लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अभी मैंने आपको यही बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको क्लियर करना है तो आप सभी लोग क्या करेंगे, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपको 11th की आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है, या पूरी केमिस्ट्री का देखो 10वां जो चैप्टर है, वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स है। अब याद रखना, यहां से रिएक्शन से स्टार्ट होंगे। ये 11th है, ये 12th है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है। टोटल आपके पास 16 है। और टोटल नंबर कितना है आप बताइए, पार्ट फर्स्ट का, सेकेंड का, तो वो आपका 28 नंबर का है। इसका मतलब आप देखो 70 में से आप 28 माइनस कर दीजिए तो आपके पास कितना बचा, 42। ये 42 नंबर तो आपका पार्ट फर्स्ट का है। बात आप क्लियर करिएगा, यानी हम सभी लोग अगर एक बुक को क्लियर कर लेंगे तो पास होने की बात आएगी, तो आप बड़े आराम से पास हो सकते हैं। बट अगर बात आती है कि एक अच्छा स्कोर करना है, बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, तो आपको दोनों बुक को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो आपको मैंने चैप्टर्स के बारे में बताया है। और मैंने आपसे कहा कि भैया हम आज फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, थोड़ा सा बताएंगे हमें क्या इसमें करना है, क्या पढ़ना है। आइए उस पर थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, मैं इंट्रोडक्शन में अपने द्वारा ये जो पीडीएफ बनाया हूं, ये जो भी टॉपिक्स मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही चुने हुए वर्ड हैं, इसमें सेलेक्टिव वर्ड्स हैं। ज्यादा मैंने इधर उधर की बातें नहीं किया, सीधे टॉपिक पर आया हूं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश करा है इस पीडीएफ के जरिए से, हम सभी लोग मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं। कहीं कहीं पर आप सभी लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सर कोई मैटर को मटेरियल भी कहता है, कहीं कहीं पे सर ऐसा भी हो सकता है हम सब्सटेंस भी कहते हैं। लेकिन हम सभी लोग मैटर बोलेंगे और मैटर के लिए एक बात याद रखेंगे, भैया जितने भी मैटर हैं सब के सब पार्टिकल से मिलके बने हैं। और फिर मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कुछ भी हो सकते हैं। पार्टिकल में बी एनीथिंग, आप यहां पे लिख सकते हैं पार्टिकल में बी एनीथिंग्स। एनीथिंग्स मतलब ये निकलेगा कि वो कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ का नाम लिखा है, जैसे एटम हो सकता है, वो पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, या मन करे आपके माइंड में आ रहा है वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो XYZ कुछ भी हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा। और हां, ये जो आपके पास सॉलिड स्टेट चैप्टर है भाई, ये 3D चैप्टर है। और इस पूरे चैप्टर में ही नहीं, आगे चल के भी जब भी केमिस्ट्री में पार्टिकल आए तो समझ लेना पार्टिकल के लिए एक साइज डिसाइड किया गया है, शेप डिसाइड किया गया है, और वो आपके पास क्या है, स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। आप जानते हैं हमारे पास एक वर्ड होता है सर्कल और एक होता है स्फेरिकल। अब आपको इसमें डिफरेंस क्या है, ये आपका 2D होता है
और ये आपका 3D होता है। और इस चैप्टर में जो आप पार्टिकल के लिए वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? स्फेरिकल करेंगे, चाहे वो एटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, आयन रहेगा। याद रखिएगा इस बात को। अब मैं आगे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करने चल रहा हूं, बात को थोड़ा गौर करिए। फिर मैंने जब पार्टिकल के बारे में एनालाइज किया, पार्टिकल के बारे में सोचा, तो मुझे ऐसा लगा आपको मैं बताऊं कि जो पार्टिकल हैं इनमें दो ही तरह का नेचर है, इनमें दो ही तरह का कैरेक्टर है, इनमें दो ही तरह का बिहेवियर है। एक, जैसे ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये आपके पास दूसरा पार्टिकल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये पार्टिकल और ये पार्टिकल आपस में केवल दो ही तरह का बिहेवियर शो करते हैं, केवल दो ही तरह का नेचर शो करते हैं। जैसे एक का मैंने नाम लिखा, सिंपल इंग्लिश वर्ड यूज किया लाइक, और दूसरे का मैंने क्या किया? डिसलाइक। भैया मैं इंसानों की अगर बात करूं तो जैसे एक इंसान आपके पास ये है, तो ये दूसरे इंसान को, इसके पास दो ही तरह का कैरेक्टर हो सकता है, या तो ये इनको लाइक करेगा या फिर इनको डिसलाइक करेगा। बिल्कुल वैसा ही हम सभी लोग पार्टिकल में भी समझेंगे कि पार्टिकल हैविंग ओनली टू कैरेक्टर्स। फर्स्ट, या तो वो लाइक करेंगे पार्टिकल्स और पार्टिकल्स एक दूसरे को, या फिर डिसलाइक करेंगे। बट लाइक एंड डिसलाइक दैट इज अ वेरी सिंपल वर्ड, बट इन साइंस वर्ड हम सभी लोग बोलेंगे, साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो लाइक को हम सभी लोग नाम देते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या नाम दिया जाता है? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल मीन्स होता है आपस में, अट्रैक्शन हमको कराना। मतलब आप बोलेंगे इस सिचुएशन में, आप बोलेंगे जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बात को समझिएगा। अच्छा, जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा? मैं रिजल्ट पे अगर फोकस करूं तो रिजल्ट यही निकलेगा कि भैया जब एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। जरा एक बात और सोचिए, सेकंड जो प्रॉपर्टी शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, डिसलाइक का है, उसे हम सभी लोग साइंस की लैंग्वेज में एस्केपिंग टेंडेंसी कहते हैं। इसका मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को यहां देखना नहीं चाहता है, वे एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे से भागते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो इस सिचुएशन में रिजल्ट क्या मिलेगा कि जो डिस्टेंस होगा वो उनके बीच का बढ़ जाएगा। अब मन में आता है कि क्या सर, जो भी आपके पास पार्टिकल हैं, जो भी आपके पास पार्टिकल हैं, क्या उन पार्टिकल में क्या एक ही तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? नहीं, मैंने क्या बोला? दोनों होता है, लाइक का भी होता है और डिसलाइक का भी होता है। हम सभी लोग वहां रिजल्ट देखते हैं, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है। लाइक का कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां पे अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा, डिसलाइक का कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां पर एस्केपिंग जो होगा, यानी दूर करने का जो होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, उसे आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं, जैसे मेरे पास दो डाटा हो, एक डाटा एक्स है और एक डाटा क्या है? वाई है, और आपसे पूछा जाए सर यहां आप मैग्नीट्यूड या वैल्यू के दृष्टिकोण से देखो तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो आप बोलेंगे सर यहां तीन हो सकता है, या तो x इज ग्रेटर देन y, या तो x इज लेस देन y, या तो x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू y। बिल्कुल मैंने वही चीज देखा कि यहां पर देखो पार्टिकल में दो ही चीजें हैं, लाइक को x मान लो और डिसलाइक को y मान लो। भाई इसको हम सभी लोग म्यूचुअल अट्रैक्शन कह रहे हैं और इसे हम सभी लोग एस्केपिंग टेंडेंसी कह रहे हैं। तो अब आप जरा सोचो, जब ये दो ही चीजें हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3। इसी को मैं आगे चल के समझाया कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स? दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर आर मेनली 3 पॉसिबिलिटी। यहां केवल 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है जरा देखो, मैंने केस वाइज इसको आपको समझाने की कोशिश करा है। क्या क्या केस है जरा देखो। पहला, इफ म्यूचुअल अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एस्केपिंग टेंडेंसी। मतलब अगर हम सभी लोग इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो इसमें आप बोल सकते हैं कि यहां पर भैया जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो आपका ज्यादा है, किससे? एस्केपिंग टेंडेंसी से। ये आपका वर्ड यूज किया गया था लाइक के लिए,
ये यूज किया गया था डिसलाइक के लिए। अब आप खुद समझ सकते हैं इसका मतलब जो इसका रिजल्ट निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, जो इसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो ये होगा कि वे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे, और जब क्लोज आएंगे तो डिस्टेंस कम होगा, और जब डिस्टेंस कम होगा तो ये आपका एक नया फेज बनाएंगे, एक नया तरह का मैटर बनाएंगे। आप इस बात को याद रखिएगा, और उस मैटर का प्यारा सा नाम दिया जाएगा सॉलिड। और इस पूरे चैप्टर में हम सभी लोगों को पढ़ना क्या है, सॉलिड के बारे में पढ़ूंगा, चिंता मत करिएगा। दूसरी चीज, हम सभी लोग यहां पे रिजल्ट को भी देखिए, मैंने बकायदे लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। रिजल्ट है कि सॉलिड बनेगा एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल विल डिक्रीज। सिंपल सा आपको लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेकंड, अगर हम सभी लोग देखें सेकंड केस को थोड़ा फोकस करें, तो सेकंड केस में मैंने आपसे केवल इतना चर्चा में लाया हुआ है कि भैया अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी जो है वे एक दूसरे के इक्वल, तुम नहीं कह सकता हूं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर इक्वल है, मतलब ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है और ये जो आपके पास एस्केपिंग टेंडेंसी है अगर एक दूसरे से अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर आपके पास रिजल्ट क्या मिला, मैंने लिखा हुआ है, आप उसे समझिएगा। रिजल्ट ये मिला, पहली चीज, एक नए तरह का मैटर ये प्रोड्यूस करेंगे, एक नए तरह का मैटर बनाएंगे, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम होगा लिक्विड। और मैंने लिक्विड के बारे में आपको यहां पे थोड़ा सा दिखाया है कि भैया जो लिक्विड होगा उनमें पार्टिकल और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड के कंपैरिजन में। बात को समझिएगा। अच्छा, इससे एक बड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको इस चैप्टर में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पढ़ा नहीं है, आप इसको 11th की क्लास में पढ़े हुए हैं। मैं आपको 11th की क्लास में फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं जिसमें आप सभी लोग पढ़े हुए हैं। आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हम सभी लोग एक चैप्टर था जिसका नाम था सरफेस टेंशन, हम सभी लोग वहां पे इस चैप्टर को पढ़े हुए, लिक्विड को पढ़े हुए हैं। आप सभी लोग वहां पे एक चैप्टर था जिसका नाम था फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसे हम सभी लोग बर्नौली थ्योरी वगैरह पढ़े थे। तो अब आप खुद समझ सकते हैं लिक्विड्स को आप पढ़े हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं पढ़ेंगे, हमारी 12th की केमिस्ट्री का एक सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन, हम सभी लोग सॉल्यूशन को आगे चल के स्टडी करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, इस चैप्टर में हमको केवल फर्स्ट केस का सॉलिड पढ़ना है। तो ये आपका केस नंबर 2 हुआ। मैं ज्यादा इसमें बता नहीं रहा हूं, थोड़ा सा आपको बस समझा रहा हूं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, और थोड़ा आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मेरे पास अब थर्ड केस आता है, इसे तो बताने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे क्या हो सकता है। म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत कम होगा, किसके कंपैरिजन में, एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग मतलब होता है भाग जाना, इसका मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन आपस में लाइक करने का कैरेक्टर कम है, डिसलाइक करने का कैरेक्टर ज्यादा है। तो ए रिजल्ट क्या मिलेगा, डिसलाइक के ही रिस्पेक्ट में। डिसलाइक के रिस्पेक्ट मतलब क्या, पार्टिकल पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, इतना दूर हो जाएंगे, उनके बीच में दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी को कभी मिलेंगे ही नहीं सॉरी, डिस्टेंस बढ़ गया। अब फाइनली जो रिजल्ट देंगे वो गैस देंगे। और मैं आपको बताऊं इस चैप्टर को भी आप पढ़े हो, गैस से रिलेटेड एक चैप्टर है 11th केमिस्ट्री में, गैसियस स्टेट, याद होगा आप इसको पढ़ चुके हैं, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हो। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आया। मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया है और समझाने की कोशिश करा है कि भैया ऐसा हमारे पास मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे आपके पास होते हैं। अच्छा, मैंने कुछ और भी समझाने की फिर कोशिश करा क्योंकि हमको चैप्टर्स क्या पढ़ने हैं भाई, सॉलिड के बारे में पढ़ना है, इसमें केवल आपको सॉलिड पढ़ना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आगे चल के मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करा हुआ है, वो ये चीज समझाने की कोशिश करा है कि जो हमारे पास सॉलिड है ये बनते कैसे हैं। तो मैंने इसके लिए एक आपको यहां पे दिखाया हुआ है, जरा देखिए। सबसे पहले देखो, सॉलिड को समझने से पहले ये है कि हम सॉलिड के बनने के प्रोसेस को समझते हैं।
सॉलिड के बनने के प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन कुछ भी नहीं है, एक तरह का कन्वर्जन है। एक तरह का क्या है? कन्वर्जन है। किसका? लिक्विड का। किसमें? सॉलिड में। मैंने यहां पे लिखाया भी है। अब आप सोचो कब लिक्विड आपका सॉलिड में जाएगा। तो मैंने यहां पे एक आपको मेथड दिखाया है कि आप क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और जैसे ठंडा करेंगे तो वहां पे लिक्विड क्या होगा? सॉलिड में जाएगा। अच्छा, जब ऐसा होगा तो यहां पर हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि भैया जब आप कूलिंग करेंगे तो क्या चीज हो सकती है। मैं यहां पे आपको समझा रहा हूं, बात को समझिएगा। ये आप समझ चुके होंगे सर सॉलिडिफिकेशन है क्या, बट जब आप कूलिंग करेंगे तो वहां पर क्या होगा। जब भी आप कूलिंग करेंगे तो यहां कूलिंग दो ही तरह का हो सकता है। दो तरह का होने का मतलब क्या निकलता है? या तो वो कूलिंग आप बड़े आराम से करेंगे, बहुत स्लोली करेंगे, या तो वो कूलिंग आप बहुत फास्ट करेंगे। हमारे पास दो ही चीजें हो सकते हैं। स्लोली करने का मतलब क्या है? यहां पर टाइम ज्यादा मिलेगा, और यहां पर जो टाइम होगा वो कम मिलेगा। मैं इनको क्यों समझा रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है। अच्छा, थोड़ा सा और गौर करिएगा। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जैसे ये लिक्विड है, मैं इन्हीं को थोड़ा सा समझाने की अगर कोशिश करूं तो जैसे मान लीजिएगा हमारे पास ये लिक्विड के पार्टिकल्स थे, ठीक है, जो इतने दूर दूर थे। हमने जब इनको ठंडा किया, कूलिंग किया, तो कूलिंग करने पे क्या होता है? यही डिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये आपका क्या आ जाता है? सॉलिड आ जाता है, और ये आपके पास क्या है? लिक्विड है। अब आप ऐसा कह सकते हैं, मतलब जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल आपसे पूछे तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और कम करने का तरीका क्या है? कूलिंग करना। अब जब हम कूलिंग करते हैं तो वहां पर हम टाइम या तो ज्यादा दे देते हैं, आराम से ठंडा होने देते हैं, या फिर बहुत तेजी से ठंडा करते हैं, सडनली ठंडा करते हैं। आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, सडन कूलिंग करते हैं। अच्छा, जब ऐसा होता है तो क्या हो जाता है? देखिए, चाहे इस तरह से कूलिंग करो चाहे इस तरह से कूलिंग करो, बनेगा सॉलिड ही। लेकिन सॉलिड जो बनेगा वो अलग अलग तरह का बनेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड वी कैन से देयर आर मैनी टाइप ऑफ सॉलिड। मतलब जो सॉलिड बनेगा ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होगा। वो इसलिए क्योंकि जब हम सॉलिड को बना रहे हैं तो वहां पर या तो आराम से ठंडा कर रहे होते हैं या तो तेजी से। अच्छा, इसका क्या होता है इफेक्ट, क्या होता है, उन सारी चीजों को आप आइए अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दूंगा और आप अच्छे से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे स्टार्ट किया, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल पहले समझा देता हूं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपने अभी देखा कि जब आपका ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। आप एक चीज देख रहे होंगे, जो पोजीशन यहां पर लिक्विड में थी अब एक नया पोजीशन उनको मिलेगा। कहां पे? सॉलिड में। मतलब आप बोल सकते हैं कि इनका एक अरेंजमेंट था लिक्विड में पार्टिकल्स का, अब वो भैया रीअरेंजमेंट होंगे। क्या होंगे? रीअरेंज होंगे। अब उस रीअरेंज होने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। अब उस टाइम पे थोड़ा सा मुझे चर्चा करनी है। चर्चा क्या करनी है जरा आप समझिएगा। अगर आपने टाइम सफिशिएंट दिया, मतलब आपने बहुत ही धीरे, मतलब स्लोली आपने क्या किया? कूलिंग किया तो इससे क्या होगा? पार्टिकल्स बड़े आराम से, बहुत ही आसानी से सेटल्ड होंगे। सेटल्ड होने का मतलब क्या है कि वो एकदम बिल्कुल रोल नंबर वाइज कह सकते हैं या रेगुलर पैटर्न बोल सकते हैं,
और ये रेगुलर पैटर्न बड़ा ही लार्ज रेंज में बनाएंगे। भाई आप ज्यादा समय दे देंगे तो ये पार्टिकल ऐसे सेट होते जाएंगे। इसी तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए आप सभी लोग क्या किए, उसको फास्ट कूलिंग किए, मतलब अचानक आपने क्या कर दिया, ठंडा कर दिया, तो वहां पे पार्टिकल्स को समय नहीं मिल पाएगा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि वो रेगुलर नहीं होंगे, रेगुलर होंगे, कुछ देर तक रेगुलर रहेंगे फिर इरेगुलर हो जाएंगे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं अगर टाइम ज्यादा नहीं दोगे, जैसे ये रेगुलर हुए, बहुत ही कम समय हुआ, इनके पास समय बहुत कम है तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कुछ दूर तक रेगुलर चलेंगे फिर ऐसे हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि टोटली आप बोलेंगे कि डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक तरह का ये सॉलिड है और एक तरह का ये सॉलिड है। अब आप समझ सकते हैं कि जब कभी भी कूलिंग करके हम सभी लोग सॉलिड को बनाते हैं तो कूलिंग करते वक्त हमने कितना टाइम दिया है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है सॉलिड को बनाने के लिए, सॉलिड की प्रॉपर्टी के लिए, सॉलिड के कैरेक्टर के लिए। और इसी से पता चलता है कि सॉलिड हमारा कई तरह से हो सकता है। और हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, भैया आपके सॉलिड कितने टाइप के हो सकते हैं। अच्छा, इस पूरे पैटर्न को समझाने का मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उसे आप जरा अच्छे से समझिएगा। एग्जाम्पल ये है, ये पूरा प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। सेकेंड वाले में जब आपने अचानक ठंडा किया तो वहां पर क्या हुआ, पार्टिकल रीअरेंज हुए, लेकिन जब ये रीअरेंज हो रहे हैं ना, इनको टाइम बहुत कम मिल रहा है, कुछ ही दूर तक रेगुलर हो पा रहे हैं, नहीं तो फिर से वो इरेगुलर हो रहे हैं। दूर दूर मतलब बहुत शॉर्ट रेंज में रेगुलरिटी आती है। फिलहाल मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आप बात को समझिएगा इसी प्रोसेस को। एग्जाम्पल ये है कि जैसे ये मेरा क्लासरूम है, ये एक क्या है, क्लासरूम है। इस क्लासरूम में मान लीजिएगा 100 स्टूडेंट्स हैं। कोई टीचर आया और उस टीचर ने यह कहा कि आप सबकी छुट्टी हो गई, और फिर वहां पर एक गेट बना है, जैसे आप बना सकते हैं, यहां पे ये एक गेट है। तो बच्चे क्या हुए, भाई 100 हैं, सबकी पोजीशन फिक्स है, सबको पता है, सबको प्लेस मिला हुआ होगा। अब जैसे छुट्टी का नाम लिए तो ये सारे बच्चे भाग गए बाहर, और जब ये सारे 100 स्टूडेंट्स भाग गए, बाहर निकल गए, तो इन्होंने पोजीशन चेंज करा, और यहीं पर मान लीजिए आ गया कहीं से प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ने इनको डांट कर कहा कि आप सभी लोग जल्द से जल्द क्लास में जाइए। अब इस प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है कि उस बच्चों को या इन बच्चों को कितना वक्त देगा। अगर इस प्रिंसिपल ने कहा कि आप सभी लोग आराम से जाइए, क्लास में बैठिए, या हो सकता है डांट कर ये कहे जितना जल्दी हो सके आप भाग जाइए यहां से और क्लास में बैठ जाइए। मतलब यहां पर जब ये इसको कहेगा स्टूडेंट्स को, तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो कहेगा बड़ी तेजी से भाग जाओ, या तो कहेगा कि आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट आप क्लास में चले जाइए। जब ऐसा होगा तो आप बताइए क्या होगा। जब वो तेजी से जाएगा तो इन 100 स्टूडेंट को जो जगह मिलेगी, वहां पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई वैकेंट कर जाता है, भाग जाता है, मतलब 100 थे, पता लगा 99 हो गए, एक दो निकल गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से भी भगदड़ हुई और इसमें इंटर भी कर गए। तो ऐसे सारी चीजें होती है। मतलब जो बनने वाला होगा, इसमें नंबर होंगे, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, उतने ही रह सकते हैं। लेकिन अगर तेजी से डांट दिया और कह दिया जितना जल्दी हो सके चले जाओ, बहुत कम समय दिया, तो तेजी से आएंगे, जिसको जो जगह मिलेगा वहां पे जाके बैठ जाएंगे। रेगुलरिटी थोड़ी दूर रहेगी, फिर टाइम बहुत कम है, जहां मिला वहां पे बैठ जाओ, तो वहां थोड़ी दूर तक, मतलब बहुत कम डिस्टेंस तक रेगुलरिटी रहती है। और अगर वहीं पे सफिशिएंट टाइम दे दिए, तो जब टाइम सफिशिएंट दे देंगे तो सारे बच्चे आराम से जाएंगे और आराम से बैठेंगे, और वहां पे बहुत कम चांस होता है
बच्चों के मिस होने का या बाहर के बच्चों का आने का। अब आप समझ सकते हैं, आराम से ठंडा करने पर जो सॉलिड बनेगा वो बेहतर होगा, और तेजी से ठंडा करने पे जो सॉलिड बनेगा वो थोड़ा कम बेहतर होगा। अब इसका मतलब ये कभी नहीं है कि उस सॉलिड का यूज नहीं है, आगे चल के मैं उसी को बताऊंगा। इनको बताने से मैं यही चीज आपको सिखा रहा था, बताने की कोशिश कर रहा था। हमारे पास जो सॉलिड बनते हैं वो अलग अलग तरह के, अलग अलग कैरेक्टर के बनते हैं। तो हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास में यही पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हमारी ये पहली क्लास है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों में शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।